आज हम लोग यूपीपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 1 का अभ्यास करेंगे। और इससे पहले लोग हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग तथा अन्य जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका अभ्यास किए। और इसमें हम अब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो भी तैयारियां हुई हैं, अगर उसको हम फ्रंट पर तैयारी नहीं कर पाते हैं, कितने समय में उसको हम कर ले जाते हैं, तो पता चलता है कि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन छूटने न पाए, इसके लिए अभ्यास जरूरी होता है। दूसरी चीज, एक बार सरसरी निगाह से करने के बाद में अभ्यास हो जाता है कि पेपर में हम वहीं से शुरू कर लें। लाख भी आपकी तैयारी है, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो आपके अंक कम आने ही आने हैं। तो इसीलिए हम लोग अब डेली ये प्रैक्टिस सेट जो है शुरू कर रहे हैं, और इसका शुभारंभ 1 तारीख से होने जा रहा है और लगातार आपको परीक्षा तिथि तक मिलता रहेगा और इसका अभ्यास आप करते जाएंगे। अब इसमें देख रहे हैं आप कि सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान देखेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद हिंदी देखेंगे, जिसमें जस्ट बाद सामान्य ज्ञान के बाद तुरंत इसी में लगा हुआ है हिंदी। और हिंदी के ठीक पीछे जैसे ये वीडियो समाप्त होगी, तुरंत उसमें हम देख लेंगे मैथ, और मैथ के तुरंत बाद रीजनिंग होंगे। इस तरह से ये अगर पूरा एक सेट कंप्लीट हम कर लेते हैं तो एक पेपर फाइनल हो गया, और इसी तरह से प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। तो इससे आपकी पूरा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाने की वजह से आप बढ़िया कर ले जाएंगे। तो क्योंकि लंबाई तो चूंकि ये जो कंपटीशन है वो आसान तो है नहीं, बहुत बढ़िया करने के बाद में तब जा करके देख ही रहे हैं कि कितनी संख्या में फार्म डाले गए हैं। तो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए काफ़ी लड़ाई लड़नी है। तो अभी से बिल्कुल तैयारी करने के लिए आप लग जाइए। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी कब लागू किया गया? तो कह रहे कि 15 अगस्त 2016 को, 26 जनवरी 2017 को, कि 30 जून 2017 को, कि 1 जुलाई 2017 को। तो इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा डी। तो डी वाले विकल्प को हम क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो इसमें से डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में सत्य नहीं है? अब इस चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना है कि कहाँ नहीं है और कहाँ है। तो नहीं है वाले को देखना है। पहला कह रहा है कि 1892 के इंडियन काउंसिल के द्वारा विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधि लेने के कार्यक्रम में थोड़ा विस्तार दिया गया। ये तो सही है, तो नहीं वाला हो नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन आपका कट गया। बी वाले में दे रहा है कि 1909 में प्रस्तुत मार्ले मिंटो सुधार का अत्यंत सीमित रूप था। तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा उत्तर। 1911 में बंग भंग संशोधन वापस लिया जाना बहिष्कार की आंशिक सफलता अभिव्यक्त करता है। तो ये भी सही है। तो इसलिए ये भी उत्तर, 3 उत्तर कट गए, तो चौथा उत्तर हो ही जाएगा। अब ये देखिए क्या है। 1914 के द्वितीय विश्व युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि पश्चिमी साम्राज्यवाद अपराजेय है, अतः भारत में आंदोलन छिन्न भिन्न हुआ। ये ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यही कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए। इसमें से इसको सही कर देंगे, और आगे देखिए। अगला सवाल है तीसरा, कि अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? देख रहे हैं कि अयोध्या कितना लाइट में है, योगी जी के ध्यान में है। तो अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो आप समझ लीजिए कि कुछ भी अयोध्या से संबंधित आ गया तो धाम उसमें जरूर रहेगा। धाम वाला सही हो जाएगा। तो दीनदयाल जंक्शन, अटल बिहारी जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, कि नमो जंक्शन। तो यहाँ पर विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? सी
सही हो जाएगा आपका। तो अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, ये वाला सही हो गया। चौथा सवाल में दे रहा है कि हाल ही में किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। अब चार विकल्प है, जस्टिस अरुण मल्होत्रा, जस्टिस अरुण भंसाली, जस्टिस एम एम श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश झा। तो इसमें जस्टिस अरुण भंसाली वाला सही है, इन्होंने शपथ लिया है, ये वाला सही हो जाए। इसके बाद अगला हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात क्या है। अब चौड़ाई पहले आ गया, ये ख्याल करना होगा कि चौड़ाई दे रहा है पहले की लंबाई, अगर लंबाई पहले हो जाएगा तो इसका अनुपात 3/2 हो जाता है, और अगर चौड़ाई हो गया तो इसका 2/3 हो जाएगा। चौड़ाई 2 भागों में होती है तो लंबाई इसकी अगर ये 2 गुना है तो ये 3 गुना होगा, 2/3 का अनुपात हो रहा है। तो इसमें संबंध दे रहा है कि 4/7 होता है, कि 2/3 है, कि 1/2 है, कि 3/4 है। तो चौड़ाई चूंकि पहले आई है और लंबाई बाद में आई है, इसलिए 2/3 वाला सही है। लेकिन यही अगर लंबाई से चौड़ाई का पूछता तो 3/2 हो जाता, इसलिए इसमें का विकल्प जो है वह बी वाला सही हो जाए। तो 5 का बी सही हो गया। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में आवश्यक होगी किस वर्ष। अब ये 4 विकल्प दिया गया है, किस वर्ष में यह मुद्रास्फीति की दर शून्य होगी। पहला दे रहा है कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर घटती है, तो ऐसा है नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर घटती जाए, ऐसा भी नहीं। वर्ष में मुद्रास्फीति की दर घटे भी और बढ़े भी, तो घटे और बढ़े, तो घटे और बढ़े का दोनों का अंतर कर देंगे, अगर औसत निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये भी गलत होगा कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर स्थिर हो, स्थिर होगी नहीं, तो वह शून्य वाला सही हो जाएगा। तो ये भी विकल्प, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो 6 का सी सही है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। एक विकल्प है कडफिसस प्रथम, कडफिसस द्वितीय, और कनिष्क दिया है, और बीम कडफिसस दिया है। तो इसका सेकंड वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये बी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि कडफिसस द्वितीय सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। 8वां सवाल है कि इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है। 4 विकल्प हैं आपके पास, तिरुवनंतपुरम में है, कि मुंबई में है, कि हैदराबाद में है, कि बेंगलुरु में है। तो आप जानते हैं कि यह बेंगलुरु में स्थित है, इसलिए विकल्प संख्या सी वाला सही हो जाए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्रिटिश सरकार के विभिन्न भूमि बंदोबस्तों के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक भूमि स्वामित्व के संबंध में निम्नलिखित में से क्या मूलभूत परिवर्तन आया। पहला कह रहा है कि भू स्वामित्व को पैतृक कर दिया गया, तो अंग्रेज तो ऐसा कर नहीं सकते कि जिसका भूमि है उसको पैतृक बना दिया जाए, ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाए। दूसरा कह रहा है कि देश की समस्त भूमि कंपनी के स्वामित्व में आ गई, तो संपूर्ण नहीं आई, कुछ तो आई, इसलिए यह भी विकल्प कंफर्म नहीं होगा। फिर कह रहा है कि ग्राम समुदाय के स्थान पर जमींदार अथवा रैयत को भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व प्रदान कर दिया गया, यही सही होगा, क्योंकि वो कहा कि अब अपने तो हर जगह कर नहीं सकते, तो अपने कस्टडी में लेते थे और वहीं के लोगों में से एक जमींदार को या रैयत जो वहां के रहने वाले थे उसको सुपुर्द कर देते थे कि तुम यहाँ से टैक्स वसूलो, और टैक्स वसूल करके और हमारे यहाँ इतना पहुंचा देना, तो उसी में वो भी कमाते थे और यह भी, तो इस तरह से जमींदारी प्रथा पर आधारित हो गई। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एक विकल्प है, इसलिए ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। तो अंग्रेजों के समय में क्या हो गया, पूरी जमीन जमींदारों और रैयत को भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व प्रदान कर दिया गया। आगे देखिए,
10वां कह रहा है कि फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, तो इसको किस नाम से? स्टोमेन, पिस्टिल, पेडिसस और गेमेट्स। तो इसका बी वाला विकल्प सही होगा, पिस्टल के नाम से जानते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो जहां वह प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और किस नाम से? तो दिहांग दिया गया है, त्यांग को दिया है, चारलुंग दिया है और मानस दिया है। तो इसमें से ये वाला विकल्प सही है, दिहांग के नाम से वो क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। आगे देखेंगे आप। 11 हो गया। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखिए। 12 में हमारे पास क्वेश्चन है कि हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? पहला दे रहा है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्याम प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप अभी सुने हैं कि धाम जहां रहेगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रख दिया गया, इसलिए विकल्प संख्या ए। सवाल नंबर 13 दे रहा है आपके पास कि हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित हो जाता है? 4 विकल्प हैं, कोहिमा, मंगलुरु, त्रिचूर और गंगरोल। तो इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। त्रिचूर में हाथी मैराथन इस शहर में आयोजित की जाती है, अर्थात हाथियों को दौड़ाया जाता है। यहाँ देखेंगे 14वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की राइन घाटी किस खनिज हेतु जानी जाती है? 4 विकल्प इसमें भी हैं, बॉक्साइट है, तांबा है, निकिल है और जस्ता है। तो आप जानते हैं कि बॉक्साइट के लिए ये जानी जाती है राइन की घाटी, इसलिए ए वाला विकल्प सही हो जाए। 15वां है अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई? अमेरिकी के द्वारा, भारतीय के द्वारा, ऑस्ट्रेलियाई के द्वारा और फ्रांसीसी के द्वारा। तो अंटार्कटिका की खोज अमेरिकियों के द्वारा किया गया, इसलिए विकल्प संख्या ए सही हो जाए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही होना चाहिए, हाल ही में चर्चा में रही लाडली बहना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर लिख लेंगे हाल ही में चर्चा में रही लाडली बहना का संबंध किस राज्य से रहा है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कि राजस्थान से, कि छत्तीसगढ़ से? तो मध्य प्रदेश से ये संबंधित रही हैं, इसलिए बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे हैं हम। यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो डेविड ग्रासमैन को, कि जूलियन वार्न्स को, एलिस मुनरो को, कि मार्लोन जेम्स को? तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, डेविड ग्रासमैन को दिया गया, तो 17 का ए नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? लेनिन ने लिखा था, कि कार्ल मार्क्स ने लिखा था, कि स्टालिन ने लिखा था, कि इनमें से किसी ने नहीं लिखा था? तो इसमें बी वाला विकल्प सही होगा, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। 19वां क्वेश्चन दे रहा है कि आर्द्रता मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प दिया गया है, हाइड्रोमीटर्स, हाइग्रोमीटर्स, हाइड्रोस्कोप और इनक्लाइनोमीटर्स। तो देख रहे हैं हाई हाइक दे रहा है तीनों में, तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं कि हमारे वातावरण में कितना आर्द्रता है। आगे देखिए, चाल का मात्रक क्या है? तो चाल जानते हैं कि चाल का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है, कि मीटर प्रति सेकंड होता है, कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? ये वाला बी वाला विकल्प सही होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे चलिए, 21वां क्वेश्चन है कि भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध बनाए वह थे? हमारे यहाँ तो डच भी आए, अंग्रेज भी आए, पुर्तगाली भी आए और फ्रांसीसी भी आए, लेकिन 1498 में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर कौन आया? पुर्तगाली।
इसलिए ये वाला सही हो जाएगा कि पहली बार हमारे यहाँ व्यापारिक संबंध कौन बनाने आया, पुर्तगाली। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दे रहा है क्वेश्चन कि असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग हो जाते हैं। अब कौन कौन से विकासशील देश, जैसे भारत विकासशील है, फिर पाकिस्तान विकासशील है, तो ऐसे देशों में क्या हो जाता है, ये रोग हो जाते हैं क्योंकि पेयजल सुरक्षित नहीं है। पहला दिया गया है कि तीव्र दस्त होना, कैंसर होना और गाउट होना। तो कैंसर तो हो नहीं सकता, इसलिए इसके वजह से ये विकल्प ही पूरा कट गया। मलेरिया, तीव्र दस्त और सोमिसिस, आकोसर्सियासिस, श्वेत रक्तता और संधिशोथ। यहाँ पर दिया है आम बात, मलेरिया और एड्स के कारण यह भी गलत हो गया, और यहाँ पर संधिशोथ के कारण ये गलत हो गया। तो कौन विकल्प बचता है, ये वाला, मलेरिया, तीव्र दस्त भी हो जाती है और सिस्टोसोमियासिस भी हो। तो 22 का बी नंबर सही हो जाए। 23वां क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है कि जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कंपनी के विरुद्ध अभियान में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण गलती कौन सी की थी। कंपनी से जो युद्ध लड़ा था बंगाल में, तो वह बता रहा है, 4 विकल्प दिया गया है कि वह अपने लोगों द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों से अनभिज्ञ था। तो ऐसा तो था नहीं, वह अनभिज्ञ नहीं था, वह उन लोगों से पता करता था। तो इसका गुप्तचर विभाग सही था, इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा। वह अपने मौसेरे भाई शौकत जंग का सहयोग प्राप्त करने में असफल रहा। तो पहले तो असफल रहा, लेकिन फिर बाद में उसको मना लेता है। यह भी कथन गलत है, क्योंकि बाद में सफल हो जाता है। सी में दे रहा है कि वह अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं कर सका। तो ऐसा तो था नहीं, आकलन इसको था भी, और अंग्रेजों को भगा भी दिया था। लेकिन एक गलती क्या किया कि उसने अंग्रेजों को अपने जहाजों द्वारा उल्टा द्वीप तक भागने दिया, भाग करके और निकल चले। अगर छोड़ा नहीं होता, शत्रु को कहा जाता है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोड़ना नहीं चाहिए, तो छोड़ दिया और वो भाग गए, और फिर मजबूती से आकर के लड़ते हैं और इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने अंग्रेजों को अपने जहाजों द्वारा उल्टा द्वीप तक भागने दिया, तो यही काम गलती किया था, इसलिए 23 का विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सवाल नंबर 23 हो गया ना। 23 के बाद अब हम देखने जा रहे हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखने जा रहे हैं। 24 को देखेंगे तो 24वां क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान, 136वां स्थान है, 131वां स्थान है, 129वां स्थान है, या 126वां स्थान है। तो 126वां स्थान है, तो डी वाला सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है, क्यों अम्लीय वर्षा होती है। तो आप जानते हैं कि जितना भी ये जमीन के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ है या फिर जो कोयला वगैरह है, जब बाहर ले आकर के हम लोग कोयला जलाते हैं तो उसे सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें निकलती हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की भी मात्रा काफी मात्रा में निकलती है, जो ऊपर जा करके और जल के साथ क्रिया करके और विभिन्न प्रकार के अम्लीय पदार्थों का निर्माण करता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह बनता है, और वही आकर के पृथ्वी पर वर्षा करता है, तो अम्लीय वर्षा हो जाता है। इसमें कह रहा है विकल्प कि जहां अम्लीय घटकों का अवक्षेपण होता है वहां उदासीन अथवा थोड़ा क्षारीय भूमि पर अम्लीय स्राव का विसर्जन होता है, तो इससे वर्षा पर कोई प्रभाव है नहीं, पहला विकल्प खत्म। दूसरा दे रहा है कि तापीय विद्युत संयंत्रों में तथा अन्य स्थानों में जीवाश्म ईंधन के जलने से, कोयला वगैरह के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइडों का उत्सर्जन होता है, और ऑक्साइड वायुमंडलीय जलवाष्प में मिल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, और फिर यही अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है और बरसते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसलिए बी वाला विकल्प सही होगा, लेकिन नीचे वाला भी हम पढ़ लेते हैं। पर कि जीवधारियों के श्वसन से निकली प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलीन होकर के कार्बनिक अम्ल बनाती है, और वही वर्षा
जल में अम्लता का प्रमुख स्रोत है, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा बहुत उसकी मात्रा होती है तो बहुत मायने नहीं रखती, ये विकल्प कट जाएगा, क्योंकि सबसे उपयुक्त विकल्प आपको देना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी तल के निकट विविध रसायनों के साथ सहजता से अभिक्रिया करके अम्लीय माध्यकों को उत्पन्न करते हैं, जो अम्ल अवक्षेपण अम्ल वर्षा करते हैं। ये भी निम्नतम कारण है, लेकिन सबसे अच्छा आपको ऑप्शन देना है, इसलिए ये भी कट जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 26वां क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। तो पहले जमाने में लोग मसाले खाते थे, आजकल मसाले खाते हैं लेकिन रूप बदल गया है, और जो स्वादिष्ट भोजन को बनाते हैं लगभग देखते हैं कि चाट पाट तो उसको ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसमें करें कि धनिया का बीज, सरसों के बीज, जीरे का बीज, मेथी का बीज। तो मेथी का बीज सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर किसी को शुगर हो गया है तो खड़ी मेथी का चाहे तो काट करके सब्जी के रूप में खाइए, या मेथी का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अब तो इसका चाय भी बना करके लोग पीने का प्रयोग कर रहे हैं, तो शुगर में बहुत फायदा पहुंचाता है, तो मेथी सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा आपके लिए। अब इसका डी सही हो गया। इसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 27। 27 हम देखेंगे कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूप नहीं है, लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन और कानून के समक्ष समानता। तो तीन तो ये देता है, कह रहा है कि सुनिश्चित करता है, लेकिन कौन सा अनुरूप नहीं है, तो नहीं वाले को चुनना है। तो तीन काम तो ये करता है लेकिन ये काम नहीं करता है, तो इसलिए यही विकल्प सही होगा, क्योंकि हमें नहीं वाले को चुनना है और ये सही वाले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो व्यक्ति की गरिमा को इसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता है। 28वां दे रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। तो वन संरक्षण कब हुआ, 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर कब लगा हुआ, 1973 में, इसलिए 1974, 1978 ये कैंसिल हो जाएंगे और 1973 वाला सही हो जाएगा। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया। बार बार परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे पुलिस हो या फिर वनडे एग्जाम हो, सब में आता है। क्वेश्चन नंबर 29, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, तो उसका नथुना है, स्पेरिकल है, फेफड़ा है अथवा गिल्स है। तो आप जानते हैं कि गिल्स की सहायता से मछली क्या करती है, सांस लेती है, इसलिए 29 का डी वाला विकल्प सही हो जाए। 30वां सवाल दिया है कि भारत में औरतों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में है कि विधानसभा में है कि मंत्रिमंडल में है कि पंचायती राज की संस्थाओं में है। तो ये तीनों में भी है, लेकिन कह रहा है कि सीटों की आरक्षण की व्यवस्था तो आरक्षण केवल पंचायती राज्यों में दिया जाता है कि 33% सीटें जो है वो महिलाएं लड़ेंगी। तो ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लड़ सकती हैं तीनों में, लेकिन इसमें सीट रिजर्व होता है कि आपको इतना संख्या में लड़ना ही लड़ना है। आगे देखिए, 31 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो अब इसमें फिर ऊपर चलेंगे हम लोग, तो समवर्ती सूची में देखना है कौन सा है। तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, कि प्रति व्यक्ति कर है, कि निखात निधि है। तो ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे, तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और ये वाला विकल्प जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन इस सूची में है। तो यह दोनों सूचियों में काम करता है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इस पर कानून बनाती है, इसलिए समवर्ती सूची में इसको। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, पर है कि फर्रुखसियर के उपरांत धार्मिक सहिष्णुता की नीति के अंतर्गत जजिया खत्म कर दिया गया। जजिया क्या था, एक ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, तो जजिया खत्म कर दिया गया और कई राज्यों में तीर्थयात्री कर भी हटा दिए गए। इसका श्रेय उनको जाता है जो भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले कहे जाते हैं, जो राजाओं को बैठाया करते थे। तो उनका नाम क्या था, खान बंधु था कि पठान बंधु था कि सैयद बंधु था कि शेख बंधु था। ये कौन थे,
सैयद बंधु थे, इसलिए 32 का सी नंबर सही हो जाए। इसके बाद अगला दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्पीकर का मतलब होता है लोकसभा अध्यक्ष, तो इसमें बता रहा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, पहला विकल्प। दूसरा दे रहा है कि यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 मास के भीतर सदन का सदस्य बन जाना पड़ेगा। डी विकल्प दिया गया कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है, और यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष को देना पड़ता है। तो यही वाला विकल्प सबसे उचित है, तो डी वाला विकल्प इसमें क्या कर देंगे, सही कर देंगे। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उसी तरह से इसका जो अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष को दे देता है। आगे देखिए 34 दिया है सवाल कि खुजलाने से खाज मिटती है, संक्रमण वाले अध्याय से है, संक्रामक रोगों वाले से, कि खुजलाने से खाज क्या करती है, मिटती है। अब क्यों, तो 4 विकल्प दिया है। इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, तब धूल हटने से खुजलाहट थोड़ा ना खत्म होती है, तो इसलिए ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे रोगाणु मरते हैं, अगर खुजलाने से ही रोग कीटाणु मर जाते तो फिर दवा खाने की क्या जरूरत, ये भी विकल्प सही नहीं है। इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा हमको राहत आ जाती है, खुजला देने के बाद में वहाँ की खुजली खत्म हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। और इस विकल्प को भी देखिए, इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है, अब ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए सी वाला विकल्प। अगला दिया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कितना वर्षा अगर एक दिन का मतलब 24 घंटा में हो जाए कि उसको कहा जाएगा कि आज वर्षा का दिन रहा, अर्थात आज रेनी डे हो गया। तो कह रहे कि 24 घंटा में 10.5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर हो जाए तो, या फिर 24 घंटे में 1.1 मिली से 1.5 मिलीमीटर तक हो जाए, या 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर से लेकर के 2 मिलीमीटर तक हो जाए, या फिर 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर हो जाए, तब हम वर्षा का दिन कहेंगे। तो यही विकल्प बिल्कुल डी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2.5 मिलीमीटर से ऊपर ही वर्षा होगी तब जाकर के उस दिन रेनी डे घोषित हो। आगे देखेंगे 36 में प्रश्न दे रहा है कि हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य अच्छा इसमें का है क्वेश्चन, हम लोग 35 देख रहे थे ना, इसे तो है, तो इसमें 36 वाला इधर दिया है, पहले इसको निर्देश पढ़िए, ये वाला दिया है तो पहले पढ़िए तब उधर, एक ही बार में। यहां से कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसको पढ़ना है, गद्यांश में पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, गद्यांश तो आने ही हैं, 2 से 3 गद्यांश आते हैं, गद्यांश पढ़ना है। और पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न अगर पढ़ लें तो इसमें से ढूंढना आसान हो जाएगा, अंडरलाइन करते चले जाएंगे, और यदि इसको पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर प्रश्न ढूंढने लगेंगे तो फिर परेशानी होती। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि हम पृथ्वी की संतान हैं और हम से तात्पर्य क्या है, तो इसमें देख लेंगे। फिर हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम निम्नलिखित करते हैं। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख क्या है या इसका आशय क्या है, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि, ये विकल्प है इसके, अब पढ़ लीजिए इसको। कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है, अथर्ववेद में लिखा गया है कि भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान हैं। आ गया ना, हम क्या हैं, पृथ्वी की संतान है, तो हम पृथ्वी की संतान हैं, हम से तात्पर्य क्या है, संसार के सभी लोगों से है, सभी लोग तो संतान हैं, तो हम पृथ्वी की संतान है। एक स्थान पर यह भी लिखा गया है कि पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचाने का अर्थ है कि पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़ करना, क्रूर छेड़छाड़ करना। हमें प्राकृतिक साधनों
के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी, यहाँ से देखेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान हैं और इसको चरितार्थ करना है। चरितार्थ करने का मतलब होता है सिद्ध करना। आगे देखिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहे कि हम पृथ्वी की संतान हैं और हमसे क्या तात्पर्य है? संसार के सभी लोगों से है या एक खास देश के लोग से है? हम भारतवासी हैं इससे है कि हम सभी नागरिक हैं इससे है? तो कौन सही हो जाएगा? ए वाला विकल्प सही हो जाएगा कि संसार के सभी लोग इस पृथ्वी की संतान है। ये वाला विकल्प सही। तो खाली एक बार पढ़ लेंगे और प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो और आसान हो जाता है। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम परिस्थिति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अभी देखे हैं कि परिस्थिति के साथ छेड़छाड़ आ गया है तो छेड़छाड़ वाला सही हो जाएगा। अरे कि संसाधनों का दोहन करते हैं तो दोहन तो कर ही रहे हैं, लेकिन दोहन करना गुनाह नहीं है। दोहन करना का मतलब कि विवेकपूर्ण उसका उपयोग करना। पृथ्वी से बुरा व्यवहार करते हैं तो ऐसा भी नहीं है। पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो भाई आवश्यकता पड़ेगी तो इसको खुदाई करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे सटीक विकल्प कौन है? ए, पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं तो यह हमारे लिए खतरा है। आगे देखें, गद्यांश में चरितार्थ करने का अर्थ क्या है? तो चरितार्थ करने का मतलब होता है सिद्ध करना। यहाँ दिया हुआ है सिद्ध करना, तो 38 का विकल्प संख्या डी को हम क्या कर देंगे? सही कर देंगे। आगे देखिए, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल करके कार्य करें, अपने अपने उत्तरदायित्व और ईमानदारी से निभाएं। कौन सही हो जाएगा इसमें? तो डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया कि अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। तो इसी से उत्तर हमको ढूंढ करके देना होता है इसमें। ये बिल्कुल अगर थोड़ा सा विवेक से काम लें तो ये बिल्कुल सही हो जाया करता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये रहा 39 के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। और इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन सामने है, जो संबंध माँ और उसकी संतान में है, में को से होना चाहिए, से है वही संबंध है। तो जो संबंध माँ और उसकी संतान से है वही संबंध किस में है? तो पृथ्वी और पृथ्वी के निवासियों से होता है। तो ये वाला विकल्प सही होगा आपका। तीन और विकल्प देख लीजिए, धरती और सभी देशों में है, प्रकृति और पर्यावरण में है, माता और पुत्र में है। सबसे बढ़िया कौन है? पृथ्वी और पृथ्वी के संपूर्ण निवासियों से है। आगे देखिए, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल का जानते हैं कि अनुकूल का प्रतिकूल होता है। तो दे रहा है विकल्प कि प्रतिकूल होगा कि अपकूल होगा कि सानुकूल होगा कि अनुकूलन होगा। तो इसका विकल्प विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल का प्रतिकूल। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 42 में आप देख रहे हैं कि आगे कामा दे दिया गया है, पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही विकल्प चुनिए। तो होता है कि आगे कुआं या पीछे खाई, दोनों तरफ से खतरा ही खतरा मोल लेना होता है। तो यहाँ पर कुआं वाला विकल्प सही हो जाएगा। चाहे तो इसको मिला करके भी पढ़ सकते हैं कि आगे झरना या पीछे खाई, तो उतना बढ़िया नहीं है। आगे पहाड़ पीछे खाई, आगे कुआं अब पीछे खाई, तो दोनों तरफ से गर्थ ही गर्थ होना। ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें विकल्प दे रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका होने का मतलब कि चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान हो जाना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। तो ऐसा तो है नहीं कि हर चोर दाढ़ी रखता है, तो ये विकल्प खत्म हो गया। दाढ़ी गंदी होना इसलिए तो खुजलाता है नहीं। चोरी की पहचान हो जाना ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्वयं चोर क्या होने लगता है? स्वयं डरता रहता है, ठीक ना, कि कहीं पकड़े ना जाए। तो इसलिए ये वाला विकल्प भयभीत होना या डरना ही क्या हो जाएगा? उचित विकल्प हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन दे रहा है कि इंद्र शब्द का समानार्थी है। तो पंचबाण है कि पिनाकी है कि मनोज है कि शक है? तो इसका
सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शक माने होता है इंद्रराज। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 45। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध, लिखित में से शुद्ध वाक्य है भक्तों की सेना जा रही है। तो भक्तों की सेना जा रही है तो ये गलत हो जाएगा। भक्तों की मंडली जा रही है, भक्तों की टुकड़ी जा रही है, भक्तों की भीड़ जा रही है। तो सबसे बढ़िया क्या है, भक्तों की मंडली जा रही है। मंडल होता है समूह, तो ये वाला सही हो जाएगा। 45 का ये बिल्कुल सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रोदय में संधि है, तो जिस पर ओ की मात्रा है गुण संधि होती है। ठीक, चंद्रधन उदय, तो चंद्रधन उदय में ओ उ लगता है, इसलिए गुण संधि होता है। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और यण संधि गलत हो जाएंगे चंद्रोदय में। इसके बाद आता है 47 नंबर क्वेश्चन, निर्विवाद में कौन सा समास है। तो निह मने होता है बिना, अविवाद मने विवाद का। तो बिना शब्द क्या है, तो बिना शब्द अव्यय है, इसलिए इसमें अव्यय भाव समास हो जाएगा। कर्मधारय और तत्पुरुष और बहुब्रीहि कैंसिल हो जाएंगे और यह व्ययभाव समास क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो 47 का विकल्प संख्या बी सही हो जाए। 48 सवाल दिया है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। और क्या फिर अपकर्ष वाला सही हो जाएगा। और संघर्ष, परामर्श और विमर्श ये तीनों गलत हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है। तो अगर जिस पर लगाया जाता है उसको अभियुक्त कहते हैं, और जिसके द्वारा लगाया जाता है, जैसे हम थोप रहे हैं दूसरे पर, तो हम क्या हो जाएंगे, अभियोक्ता हो जाएंगे। तो डी वाला विकल्प सही। इसमें लगाने वाले को करे कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया जाता है उसको अभियोक्ता कहते हैं। तो ये अभियुक्त, अधियुक्त होता नहीं है, अधियोक्ता होता नहीं है, अभियुक्त होता है लेकिन जिस पर लगाया जाता है वो होता है। तो 3 गलत और अभियोक्ता वाला सही हो जाए। 50वां क्वेश्चन दे रहा है कि हाथ पसारना। हाथ पसारना माने भीख मांगना। तो मांगना है कि देना है कि विस्तार करना है कि लेना है, मांगना वाला विकल्प सही हो जाएगा। शेष तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 52 दे रहा है हमारे पास कि शुद्ध वर्तनी को छांटना है। शुद्ध वर्तनी छांटना है। एक दिया गया है अनुग्रहित, एक दिया गया है अनुग्रहित और एक दिया गया है बड़ाऊ दे रहा है अनुग्रहित और इसमें दे रहा है अनुग्रहित, अनुग्रहते। तो ये भी गलत है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बड़ाऊ की मात्रा होने की वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे, शुद्ध वाक्य चुनना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से देखिए कौन शुद्ध है। माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है। धाय से पिला तो रहेगी नहीं वो, बल्कि उससे पिलवाएगी, तो इसलिए ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत है। यहाँ दे रहा है सी वाले में कि माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है। अब धाय से पी रही है बच्चे को, तो ये भी गलत है। माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है, तो चखा तो रही नहीं है, इसलिए डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, अर्थात उसके द्वारा वो पिलवा रही है दूध। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 53 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 53 के बाद आता है 54। 54 हमारे पास बिल्कुल सामने है सवाल। 54 में हम देख रहे हैं कि कौन सा शब्द युग्म पुल्लिंग है, पुल्लिंग छांटने के लिए आता है। तो अवस्था जो परिवर्तन होते हैं ना, जो अवस्था है बाल्यावस्था, बुढ़ापा, युवावस्था, तो ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसमें देखेंगे दया, घटना और जड़ता ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। फिर यहाँ पर हम पुल्लिंग हमें क्या मिलेगा, बुढ़ापा अवस्था दिया है, तो ये वाला सही हो जाएगा। शेष तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो गलत से कोई मतलब नहीं है, हम 54 का डी रंग देंगे। इसके बाद 55 क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। अब 4 विकल्प है कि 1960 में हुआ था, 1955 में हुआ था, या 1965 में हुआ था, या फिर 1970 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1955 में हुआ था।
आगे देखेंगे 56 क्वेश्चन। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, तो अध्यापक में इका जोड़ा गया है, अध्यापक धन इका, तो इका प्रत्यय ढूंढ लेंगे। इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें आइका है, इसलिए इका वाला प्रत्यय वाला सही हो जाए। आगे देखेंगे 57 में, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है चंचलता, तो चंचलता में तो मन साथ में ही रहता है। मनमोहक, यह भी किसी चीज को आकर्षित करने से है। मन दौर्लभ, मनोदौर्लभ्य, तो मन की दुर्बलता, तो ये वाला होगा नहीं, तो ये 3 कट गए। तो मनोवृत्ति, किसी चीज में प्रयुक्त हो जाने का मतलब क्या है, मन लग जाने का मतलब है मनोवृत्ति, मनोवृत्ति हो गया, तो सी वाला सही हो जाएगा। 58 में हमारे पास दे रहा है क्वेश्चन कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन क्या कहलाता है। संघ होता है, समिति होती है, सम्मेलन होता है कि समवाय होता है। तो अधिकारों की रक्षा के लिए हम क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। आगे देखिए, और किसी कार्य को संचालित करने के लिए समिति बनाया जाता है, तो हमारा संघ वाला विकल्प सही है क्योंकि अधिकार प्राप्त करना है। 59 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि अनेकार्थक शब्द है, अनेकार्थक का मतलब कि एक से अनेक अर्थ निकले। तो एक है घंटा, एक है मिनट, और एक है सेकंड, और एक है काल। काल का मतलब होता है समय, और काल का मतलब होता है साक्षात काल आ जाना किसी का, और काल कई अर्थों में प्रयोग होता है, इसलिए यह अनेक अर्थ दे रहा है, इसलिए विकल्प संख्या डी सही हो जाए। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है। 60 में हमारे पास कह रहा है कि क्षुधा शब्द का विलोम है, जैसे क्षुधा से पीड़ित होना माने भूख लग जाना, तो क्षुधा शब्द का विलोम है, तो क्षुधा, तो क्षुधा का मतलब कि भूख लगना, और तृप्त, तृप्त माने खा करके भर जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्षुधा का हो जाएगा तृप्त। तृषा माने होता है प्यासा, तृष्ण मतलब होता है तृष्ण और मृग तृष्णा, तो ये हार्दिक इच्छा वगैरह होती है, तो ये वाला नहीं होगा, ये कैंसिल होने के बाद में तृप्त हो जाना। क्षुधा माने भूख से पीड़ित होना, और तृप्त माने तृप्त हो जाना, तो उसका विलोम हो जाए। 61 में दे रहा है कि कर्ण को अधीरथ सुत कहा जाता है। अधीरथ का अर्थ क्या है, अधीरथ माने रथ को हाँकने वाला, तो सारथी कहा जाता है, तो अधीरथ माने क्या होता है, सारथी होता है, रथ हाँकने वाला विकल्प सही हो जाएगा। रथ बनाने वाला होता नहीं, चौकीदार नहीं होता है, कोषाध्यक्ष नहीं होता है, तो विकल्प संख्या यही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62 दे रहा है कि पानी गए ना उबरे लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। तो इसका रहीमदास जी लिखे हैं कि रहीमन पानी राखिए अब बिन पानी सब सुन, अब पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन, तो उसी में की ये 1/4 लाइन इसमें दिया गया है, तो इसको किसने लिखा है, रहीमदास ने लिखा है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही हो जाए। 63वां क्वेश्चन दे रहा है कि वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। बिहारी लिखे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं कि मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखे हैं। इसका विकल्प संख्या ई सही हो गया, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित वैदेही वनवास है। क्वेश्चन नंबर 64 दे रहा है कि दोहा और चौपाई कैसे बनते हैं। मात्रिक छंद है, मुक्त छंद है, वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद है या वर्णिक छंद है, तो ये तीनों विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यह है दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, इसलिए विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन दिया है कि सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सत धन कर्म, सत धन कर्म किस विकल्प में है, तो यहाँ सत धन कर्म है, यहाँ सतत कर्म है, यहाँ सम कर्म है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 66। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है कि दही बड़ा में कौन सा समास है। तो दही बड़ा, तो दही का बड़ा किसका बना हुआ है, दही का बड़ा बना हुआ है, तो का के की ये जितने भी कर्ण वगैरह होते हैं इसमें आते हैं, तो तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, और न ही द्वंद्व होगा, तो तत्पुरुष समास दही का बड़ा का छिपा हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। 67 में दे रहा है नीति आयोग एक कानूनी निकाय है कि सलाहकार समिति है कि स्वायत्त निकाय है कि एक मंत्रालय है। तो न तो यह मंत्रालय है, और न ही स्वायत्त निकाय है, न कानूनी निकाय है, बल्कि यह क्या है, सलाहकार समिति है।
आगे देखिए 68वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो अब जिस तरह से हमारी जो देवनागरी लिपि है उसी तरह से पंजाब की क्या होती है, गुरुमुखी लिपि होती है। तो बी वाला सही हो जाएगा और ये 3 गलत हो जाएगा। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी। 59वां क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 4 अर्थ दिया गया है। एक कह रहा है कि भयभीत होना होता है, लज्जित होना होता है, कीचड़ होना होता है अथवा हार मान लेना होता है। तो लोग क्या हो जाते हैं, पानी पड़ना का मतलब लज्जित हो जाना हो जाता है। तो इसलिए 69 का बी नंबर सही हो जाए। इसके बाद कह रहा है कि उत्थान का विलोम बता दीजिए। तो उत्थान का पतन होता है, उत्थान माने उठना, पतन माने गिरना। तो इसका विकल्प संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हिंदी और सामान्य ज्ञान वाला और कुछ करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत रहे हैं, तो इसका हम प्रैक्टिस अभी कर लिए हैं। ये पहली वीडियो है प्रैक्टिस सेट का, ठीक इसके पीछे मैथ है और ठीक इसके पीछे फिर रीजनिंग है। तो कंप्लीट करते रहिए और अभ्यास करते रहिए। बिल्कुल बैठिए, कम से कम 5 घंटा 6 घंटा डेली बैठिए। बैठने का पहले आदत डालिए। जब बैठने की आदत डालेंगे तभी जाकर के फाइनल हो पाएंगे। जितना आप अभ्यास कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि पहले बढ़िया से ध्यान से दिमाग में बैठाइए और फिर उसको कितना कर ले जाते हैं और कितना समय में कर ले जाते हैं, तो वही मेन चीज होता है। ध्यान इसमें यह रखना है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो सामान्य ज्ञान कर लीजिए, हिंदी कर लीजिए और सबसे करेंट अफेयर करके रंग लीजिए और लास्ट में मैथ कीजिए। न तो पता चलता है कि बहुत लड़के मैथ शुरू कर देते हैं और पूरा समय उसी में खा जाता है, समय का अंदाजा नहीं है। तो अब जितना समय बचेगा तो इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। जो समय बचेगा मैथ पर आप झोंक देंगे और इसके बाद फिर उसको लास्ट में करेंगे। और एक विषय का कर लीजिए, उसको रंग लीजिए। न तो पता चलता है कि रंगने के समय में ही गोले रंगना छूट जाता है, सब आपका समय बर्बाद हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना अभी से शुरू कीजिए। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। थैंक्स।